अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार की कल वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई थी। कल हमने उसका तस्करा किया था, लेकिन उस वक्त तक मुकम्मल तफसीलात हमारे सामने नहीं आई थी। अब पाकिस्तान की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कई सालों के बाद एक ब्रेक थ्रू इस एतबार से आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो मुलाकातें हैं ये वन ऑफ नहीं हैं, बल्कि इसके नतीजे में बाकी जो दोनों मुल्कों के दरमियान माजी में एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रहा है उसको भी कहीं ना कहीं बहाल करने की बात हो रही है। कल जिक्र किया था हमने कि अगली जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक जो डायलॉग है वो हो सकता है, और उसकी तस्दीक अब हो गई है। अगले माह यानी कि अगस्त में इस्लामाबाद में ही इस सिलसिले में ज़रूर दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है, और शहबाज फोकस पहले हम जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान उस पर करना चाहेंगे। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अभी फोकस में है, और क्योंकि अमरीकी सदर ट्रम्प की ये पॉलिसी है कि उन्होंने जहाँ जहाँ उनको ट्रेड डेफिसिट का सामना है वहाँ पर उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और टैरिफ्स आयद करने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने कुछ उसमें अब एक आप कह सकते हैं कि एक डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है, पॉज किया है, ताकि तमाम ममालिक के साथ जो जो करना चाहते हैं नेगोशिएट एक डील की जा सके। तो इसमें जो ट्रेड से मुतालिक भी डिस्कशन हुई है, और इसहाक डार साहब ने इस हवाले से भी एक अहम स्टेटमेंट दिया है। कामरा, देखिए, मैं इस विजिट से एटलीस्ट एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, गिवन दी स्टेटमेंट्स गिवन बाय पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब। जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डील्स को अनाउंस करेगी। डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की, आपने बिल्कुल सही कहा। वन ऑफ ये जो है मीटिंग्स हैं वो नहीं हो रही। आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, उसके बाद अब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, और फर्दर भी जिस तरह बता रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का जो डायलॉग है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तजारत एक होपफुल तो है, बट कितना होपफुल है मेरे ख्याल उसके हवाले से अगर जो डार साहब की स्टेटमेंट मेरे ख्याल में डार साहब से जब उन्होंने मार्को रूबियो से मिलने के बाद अटलांटिक काउंसिल जो वहाँ पर उनका थिंक टैंक है वहाँ पर उन्होंने एक तो पहले की नोट एड्रेस दिया, फिर सवाल जवाब हुए। तो तिजारत से मुतालिक यानी कि जो तिजारती मुआहदा है मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं उससे मुतालिक सवाल हुआ उनसे, तो क्या जवाब दिया इसहाक डार साहब ने, आइए पहले वो सुनते हैं। Very close to finalizing a deal with US. Our teams have been here in Washington discussing, having virtual meetings, and a committee has been tasked by the Prime Minister to fine-tune now. I think it's, I did mention that it's not going to be months, but not even weeks, I would say days, that we would come up. So this is जी, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना जो तिजारती मुआहदा है वो महीनों या हफ्तों की बात नहीं बल्कि विद इन डेज ये मुआहदा हो सकता है। आपके पास भी इसी तरह का फीडबैक है कि विद इन डेज ये मुआहदा हो सकता है या कुछ ताखीर मुमकिन है इसमें? देखिए कामरान, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि ये जो डार साहब का दौर है इसमें शायद एक इनिशियल अनाउंसमेंट आ जाए, वो नहीं आई। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें बाकी हों, जैसे अभी डार साहब फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दे दी है कि वो चीज़ें फाइनल करेगी। जो मेरी इतला है, जो यूएस की डिमांड्स हैं कुछ, उसके हवाले से अभी हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया कि उन डिमांड्स को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। एक इन्होंने उसका जो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है NDA, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूएस गवर्नमेंट ने साइन किया। बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो ऑफिशियल उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, बट इतना ज़रूर कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है उन्हीं लाइन्स के ऊपर होगा अगर होता है। और जो बाकी ममालिक के साथ कुछ चीज़ें उनकी प्रोग्रेस हुई है, जिसमें एक चीज़ ये है कि यूएस बहुत ज़्यादा कोई ट्रेड कंसेशन दे नहीं रहा। उल्टा उसने, अगर आपने देखा पिछले दिनों में, उन्होंने कुछ जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ्स उनमें मजीद इजाफा कर दिया। आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इसी तरीके से फूड के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। तो यूएस इसमें जो पॉलिसी उसकी जो है ना वो उनकी उसका आउटलुक ये है कि वो कंसेशन ले ज़्यादा रहा है और दे कम रहा है, और इन्हीं लाइंस के ऊपर उसकी पाकिस्तान से भी डिमांड है। अब एग्जैक्ट क्या है वो डिटेल्स, हमारे पास वो डिटेल्स अभी नहीं है क्योंकि चीज़ें अभी फाइनल नहीं होती। स्टेज के ऊपर कुछ स्पेकुलेट करना वो मेरा ख्याल इतना नहीं होना चाहिए। मैं इसको अवॉइड करूँगा स्पेकुलेट करने को, बट इतनी जल्दी एग्रीमेंट हो जाना दैट विल बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। अमूमी तौर पर अगर आप देखें जो तजारती डील्स होती हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बिल्कुल, और उसमें आई थिंक ये सिर्फ तिजारती डील नहीं है बल्कि जो डील्स कर रहा है अमेरिका
उसमें जो बाकी इश्यूज हैं और वो भी कंसेशंस लेने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक एरिया है जिसकी बात हो रही है। जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट है उसके 3 हिस्से हैं, बट मैं जो बायलैटरल है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, जिसमें जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एक एक्सपेंडिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड जो अग्रीमेंट है वो होना चाहिए, और एक्सप्लोरिंग प्रॉस्पेक्ट्स फॉर एनहांसिंग कोलैबोरेशन इन द क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग। अब जो उन्होंने ट्वीट भी किया है, अगेन उसमें ये रेयर अर्थ मिनरल्स का जिक्र किया है, फिर ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है उसमें भी इसका जिक्र है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में एम्फेसिस है, और अमेरिका कोई ना कोई बड़ी कंसेशन इस एतबार से ज़रूर चाहता है जो रेयर अर्थ मिनरल्स वाली बात है, तो शायद ये जो ट्रेड डील है उसी के साथ लिंक है। इसी हवाले से हमने कल बात भी की थी कि जो फोकस है वो रेकोडेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, इसके अलावा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके ऊपर भी उनका फोकस है, बट किस सूरत में ये निकलेगा अगर रेकोडेक के प्रोजेक्ट को आप देख लें। रेकोडेक का भी सिर्फ जो एक रेकोडेक वाला जो ब्लॉक है उसके हवाले से अभी जो डील इंटरनेशनल वो हमारी हुई है बैरक गोल्ड के साथ, जिसमें 50% उनका शेयर और बाकी 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का है। उसके साथ जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं उसकी भी अभी एक्सप्लोरेशन होना बाकी है। तो रेकोडेक का जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा एक स्कोप है, और अमेरिकन का जिस तरीके से इसमें इंटरेस्ट है, अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो भी दोबारा अपना जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तानी माइंस के अंदर वो रिवाइव कर रहे हैं। तो दिस इज एन एरिया जहां पे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, लग भी ये रहा, जो स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट कर रही है, जिस तरह हमने कल भी बात की, मेजर जो है ना वो इनका गिव एंड टेक इस जगह के ऊपर होगा। तजारत के फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए इतना ज्यादा नहीं है जितना इन्वेस्टमेंट के फ्रंट के ऊपर। जो रेकोडेक की आपने बात की, कल भी हमने जिक्र किया था, एक्जिम जो अमेरिका का बैंक है वो कर्जा देना चाहता है, तो उस पर भी इसहाक डार साहब ने कल अटलांटिक काउंसिल में ये जिक्र किया था कि उस पर कोई प्रोग्रेस हुई है। उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया कि क्या प्रोग्रेस हुई है, बट उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया। इसका मतलब है जो उनकी डिमांड है कि एक्सिम बैंक को आप जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस जो दें वो आज भी इंटैक्ट है। अमेरिकन डिमांड जो उन्होंने वजाहत नहीं की, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या अमेरिका की डिमांड हमने मानी है या अमेरिका अपने जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हटा है। तो इसका मतलब है कि इस इशू के ऊपर भी बात हो रही है। दूसरा, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है वो तो हमेशा रहता है, और जो अमेरिकी महकमा खारजा की स्टेटमेंट है उसमें ये जिक्र किया गया है कि दोनों वज़राए खारजा ने इसके हवाले से फर्दर जो डीपनिंग बायलैटरल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, इंक्लूडिंग काउंटरिंग ISIS-K यानी कि जो दाइश खुरासान है, और फिर जिक्र किया गया है दी अपकमिंग US पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग इन इस्लामाबाद दिस अगस्त, इसका जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर जो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की कोशिशें हैं, और ये वो नुक्ता है आई थिंक जब आप डिप्लोमेसी के अंदर बहुत कुछ कहा जाता है स्टेटमेंट्स के अंदर, और जो नहीं कहा जाता उस पर भी जोर दिया जाता है, क्योंकि आम तौर पर आपको पता है कि मेरा जो अपना भी तजुर्बा रहा है, और ओवरऑल भी जब अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हुए इंडिया के साथ, तो जब भी अमरीकी या जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकात हो या अमरीकी ऑफिशियल्स की पाकिस्तान के साथ मुलाकात होती थी, तो उसमें एक बात जो डू मोर वाली, यानी कि ज़रूर पाकिस्तान से मुतालिक बात की जाती थी कि जी आप वो मुंबई हो या पठानकोट हो या जो बाकी मामलात हैं उसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं मुबैना तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब इस सारे अगर आप स्टेटमेंट देखें अमेरिका का, तो उसमें कोई जिक्र नहीं है पहलगाम वाला या जो द रेजिस्टेंस फ्रंट को उन्होंने डेजिग्नेट किया था, इस तरह की पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की गई, या यूं कहिए कि भारत को खुश करने के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। और इसीलिए अगर आप भारत के मीडिया को इस विजिट को लेकर के देखें तो वो इसको इससे लिंक कर रहे हैं कि डेज आफ्टर डेजिग्नेटिंग TRF एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, तो वो बात भी उनसे हजम नहीं हो रही। तो यहाँ पर यह बात भी मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अमेरिका का बयानिया है मुसलसल जब से शुरू हुए थे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की थी, उसके बाद से अगर आप देखें तो मुसलसल एक आपको कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, जो मेरे ख्याल में हैरान कुन बात है, क्योंकि अदरवाइज ट्रंप जो इंतजामिया है उनके जो पॉलिसीज है उसमें आपको अदरवाइज कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में से है ना, वो जिस तरह हमने कल बात की थी कि
पहले एक होता था, एक जो रिलेशनशिप होता था उसमें इक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी शायद उस तरीके से अभी भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेटस वो एलिवेट हुआ है, वो बढ़ा है पहले से। दैट इज अ मेजर प्रोग्रेस जो आप इस विजिट से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा जो कि हमेशा से ही एक चाइना के लेंस से पाकिस्तान को देखा जाता था, वो लेंस भी शायद उस तरीके से उसको यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, पाकिस्तान को मे बी डीकपल किया जा रहा हो जो एक इंडियन पर्सपेक्टिव होता था उससे, और फिर जो पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन होते हैं उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो यूएस के ऊपर क्या होगा। बहरहाल ये चीन का आपने जो जिक्र किया, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि की जो दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए चैलेंज है कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात में एक बैलेंस मेंटेन करना। और अटलांटिक काउंसिल में इससे मुतालिक ज़रूर सवाल हुआ इसहाक डार साहब से कि आपको लगता नहीं है कि जब आप 80% अपने जो हथियार हैं वो चीन से ख़रीद रहे हैं तो इसकी वजह से जो अमेरिका के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, या दुनिया जो है एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि एक नई कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है जहां पर आपने इंतखाब करना है कि आप किस ताकत के साथ खड़े हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है, तो उस पर इसहाक डार साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। Your country now buys a huge amount of military hardware from China. You've talked about balancing China and the U.S., these two superpowers in this intense competition, but if you're buying most of your weapons from China, does that hamper your relationship with the U.S.? Does it kind of cripple even the possibilities for the future? It shouldn't. Why should? Why should it? Well, the U.S. sees China as a serious threat. It's a matter of who gives a better deal. It's as simple as that. And we have such a strong. We should not be seeing the relationship with the lens of other country. It has to be standalone. And I did say we have great strategic relationship with China, but we have long-lasting, friendship with the U.S. All the time. So during the Cold War, countries had to choose sides. Sure. And some people are now saying this is something akin to the Cold War, maybe slightly different, but a lot of tension between China and the U.S. So that's why I'm asking. It must be very difficult at times now because both countries kind of want you to choose. Well, I think we have played the role of bridge between the two countries in the past, and we can do the same. We can bring the two countries closer, and I think that will be win-win for the globe. जी, इसहाक डार साहब बड़ा वाज़े तौर पर कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, और जैसे पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका और चीन को करीब लाने में किरदार अदा किया था, तो इस वक्त भी पाकिस्तान चीन और अमेरिका को करीब लाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊपर उन्होंने पहले ही पहरे में जो जिक्र किया है, उसमें कहा गया कि सेक्रेटरी रूबियो एक्सप्रेस्ड एप्रिसिएशन फॉर पाकिस्तान्स continued willingness to play a constructive role in mediating conversations with Iran and its commitment to preserving regional stability. अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन करवाने की एक कोशिश कर रहा है या फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें मैं आपको ये दूं कि ये जो इसहाक डार साहब की मुलाकात मार्को रूबियो से हुई है, उससे कुछ देर पहले इसहाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर बात हुई थी व्हाइल ही वाज इन वाशिंगटन। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो स्टिल इट अपेयर्स कि जंग तो ईरान और इसराइल के दरमियान ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन क्राइसिस अभी तक ख़त्म नहीं हुए, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी वो कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश को बाकायदा तौर पर अमेरिका ने एक्नॉलेज किया है, विच इज़ अ बिग थिंग। आई थिंक कामरान, इसके अंदर जो चीज़ पूछना भी मैं आपसे चाह रहा था, पाकिस्तान किस हद तक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है इन मीडिएशंस, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या लेवरेज है, क्या ईरान उतनी लेवरेज पाकिस्तान को देगा कि अगर ईरान जो है वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचता है और उसकी जो मामला तय होते हैं तो उसका नेचुरली एक बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, तो क्या इतनी लेवरेज ईरान पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है, ये सवाल है। दूसरा, इसके साथ ही इट्स नॉट जस्ट द क्वेश्चन ऑफ ईरान, ओवरऑल जो मिडिल ईस्ट क्वेश्चन है जिसमें पैलेस्टाइन की 2 स्टेट का सोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें भी हैं जो वो एक पर्सपेक्टिव के अंदर रहनी चाहिए। तो ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है और उसमें जो पाकिस्तान की कुर्बत हो रही है दोबारा अमेरिका के साथ, ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। फिर उसके लेकिन उसमें देखने वाली बात ये है, जो अगर हम माजी से सबक सीखें, जो 9/11 के बाद पाकिस्तान ने ताउन किया था अमेरिका के साथ, उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला था? पाकिस्तान को उस वक्त सिर्फ ये मिला था कि उन्होंने अपने जो कर्जे थे वो 15 साल के लिए रीशेड्यूल करवाए थे, माफ नहीं करवाए थे।
तो यहाँ पे भी अगर जो भी पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो है वो यूज करता है, उसके बदले में इकोनॉमिकली पाकिस्तान को क्या मिलेगा, दैट हैज टू बी सीन। और अगर कोई इकोनॉमिक लेवरेज पाकिस्तान को मिलती है, दैट शुड नॉट बी ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ गेटिंग सम फेवरेबल ट्रीटमेंट फ्रॉम द IMF। तो ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन है और मेरा ख्याल इसके ऊपर जो डिबेट है ज्यादा खुल के होनी चाहिए। इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, इसके पाकिस्तान के कोऑपरेशन के, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो उससे जो जितना मुल्क के लिए बेहतर होगा उसे वो उतना ही इसके लिए आसानियां पैदा होंगी। वरना हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इसी तरीके की अगर कोई डील जिस तरह माजी में हुई है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डील को कोई अभी हो रही है, बट हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं, इस किस्म की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उसको इकोनॉमिक एंड ट्रेड पर्सपेक्टिव में ज्यादा देखना है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उसको देखने का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि जब ओवरऑल अगर आप देखें माजी में जब अमेरिका के करीब रहे तो शायद दोनों ओकेजन्स के ऊपर अमेरिका के जो बूट्स हैं ऑन सॉइल थे, और इस वक्त जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है तो इस तरह की प्रेजेंस फिजिकली अमेरिका की यहाँ पर मौजूद नहीं है। और बहुत से लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बट सम और दी अदर पाकिस्तान ने किसी तरीके से ज़रूर मैनेज किया है कि आपने अमेरिका के साथ और जो ट्रंप इंतजामिया उनके साथ आप एक इंगेजमेंट रखी हुई है, और वो कितनी बेनिफिशियल होती है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लेवरेज की आपने बात की ईरान के साथ, ईरान मेरे ख्याल में विलिंग है ही, तो इसी वजह से ये बात हो रही है। और अगर क्योंकि पाकिस्तान को माजी में भी हमने देखा कि हमारे हुक्मरान अक्सर क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दूंगा कि खुद जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन की एफर्ट है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। तो दैट मीन्स के इस दफ़ा जो एफर्ट हो रही है देयर इज समथिंग सीरियस गोइंग ऑन। और जो ईरान की बात भी हो रही है, एक्सपेक्टेड है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का उन्होंने दौरा भी करना है, तो मे भी वो भी उसी एक प्रोसेस का हिस्सा हो, जो एक कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से कि इस खत्ते के अंदर कोई बड़ी जंग जो है वो ना हो। जहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी का। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत को गुज़श्ता 2-3 सालों में अगर आप देखें तो बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक मौके के ऊपर तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा था, और फिर हमने देखा कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको कम किया, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के लिए बाहर से कर्जे लेना एक मुश्किल मरहला हो गया था। लेकिन इस हफ्ते जो एक डेवलपमेंट हुई है, वन ऑफ द मेन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है दुनिया की, उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग है उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उस पर नजरसानी की है। वो किस हद तक पॉजिटिव है, मेरे ख्याल में इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल स्टेप, बट है तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ, जो हम इधर भी बात करके एक फिस्कल स्टेबलाइजेशन आ रही है। आज हमारे ऊपर वो दिवालिया होने की तलवार लटक नहीं रही, तो उसी को सामने रखते हुए ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की क्रेडिट रेटिंग आई है, या उन्होंने रिवाइज किया है पाकिस्तान की रेटिंग को, तो दैट इज समथिंग पॉजिटिव आई थिंक। कामरान, दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, ये हर कंट्री को उसको कैटेगराइज करती हैं, उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसके जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेजर फैक्टर ये होते हैं कि मुल्क के दिवालिया होने के कितने चांसेस हैं, कितने नहीं हैं, उनके पास किसी भी कंट्री के पास गैर मुल्की ज़रमाबादला के ज़खायर कितने हैं, उनकी जो फिस्कल पोजीशन है वो कैसी है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, GDP ग्रोथ का होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है, उसकी बेस के ऊपर हर कंट्री नट शेल के आप जो कर्जा लेते हैं वो कर्जा वापस करने की आपकी सलाहियत कितनी है, तो ये बेस के ऊपर 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको दुनिया मॉनिटर करती है। मूडीज है, S&P's है, और तीसरी जो है फिच है। जो S&P की रेटिंग है इसने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। पहले हमारी रेटिंग होती थी CCC पॉजिटिव, इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, इसका हाई चांसेस थे दिवालिया होने के। अब उन्होंने दिसंबर 2024 के बाद तकरीबन 2.5 ईयर्स के बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है B नेगेटिव के ऊपर। ये अभी भी सब्सटेंशियल रिस्क मौजूद हैं, उसकी उन्होंने वजूहात दी हैं कि वो रिस्क कौन से हैं और ये क्यों उन्होंने इसको अभी B नेगेटिव रखा है, इसको ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं लेके जा रहे, जो इतना आसान भी नहीं होता। बट एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी जो है, जिसकी हम सब बात करते थे कि रिलेटिव स्टेबिलिटी, उसको एक्नॉलेज किया गया है। उसका जो फायदा होगा पाकिस्तान को फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये जो रेटिंग अपग्रेड जारी रहता है तो जब अगर 2 नॉचेस और पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा
तो फिर इंटरनेशनल मार्केट से जो बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, यूरो बॉन्ड होता है, सॉवरेन बॉन्ड, जो भी मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, वो फ्लोट करके पाकिस्तान नए कर्जे इंटरनेशनल मार्केट से ले सकता है। दैट्स अ डेवलपमेंट। बट इसको अगर ओवरऑल देखा जाए, उन्होंने कहा जी कि जो एक क्रेडिट दिया गवर्नमेंट को, इट्स रेयर कि जो इस तरह की रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो किसी सियासी पार्टी का नाम लेती हैं। उन्होंने PMLN का भी नाम लिया और PTI का भी नाम लिया। PMLN का नाम इसलिए लिया कि जो PMLN की गवर्नमेंट है, ये इन्होंने जो इस्लाहात किए हैं पिछले कुछ अरसा में जब से इक़्तिदार में ये आए हैं, और उसकी वजह से उन्होंने कहा कोई सिग्निफिकेंट सोशल अनरेस्ट भी नहीं हुआ, तो अ क्रेडिट इज बीइंग गिवन टू द PMLN गवर्नमेंट। जो PTI की बात है, PTI की बात आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, और उसके हवाले से अगर उनका एक जो रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने जारी की थी कामरेड, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैज बीन इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स since the ouster of former Prime Minister Imran Khan of the Pakistan Tehreek-e-Insaf party in a parliamentary no confidence motion in April 2022। तो तब से उन्होंने कहा जो सियासी अदम इस्तेकाम की वे बात कर रहे हैं, और ये जो अभी उन्होंने रेटिंग अपग्रेड किया, इसका उन्होंने ये कहा कि फर्दर अगर कोई अपग्रेड होगा उसमें दो फैक्टर्स बहुत अहम होंगे। एक, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कितनी बेहतर है, जो कि उन्होंने फिर एक्नॉलेज किया कि 2010 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। और दूसरा उनका सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान में कितना है। अगर ये दोनों फैक्टर्स अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं तो जो रेटिंग अपग्रेड है ये आगे भी जारी रहेगी, अदरवाइज उनका कि हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। और तीसरा जो इसके अंदर जो फैक्टर है वो ऑफ कोर्स जो हमारी इस वक्त टेंशंस हैं या ताल्लुकात हैं विद इंडिया, आई थिंक दैट इज अनदर मेजर फैक्टर। पहलगाम वाक़े का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद जो दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि इससे जो खतरात बढ़े हैं फर्दर फ्यूचर में मिस कैलकुलेशन के लिए। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि मुस्तकबिल में इसी तरह की जो मिस कैलकुलेशन है कुड एस्केलेट वेल बियॉन्ड द इंटेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। तो किसी हद तक मतलब ये जो पाकिस्तान सी भी गलती जो है, ये पाकिस्तान के जो व्यू को वो इंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी यही कहता है कि ये जो दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और उनके दरमियान अगर भारत का ख्याल है कि अंडर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड वो इस तरह की जो मिस एडवेंचर करते रहेंगे और उसकी कोई एस्केलेशन या कोई लार्जर इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी, तो पाकिस्तान यही कहता है कि ये मिस कैलकुलेशन हो सकती है और शायद सिचुएशन ऐसी बन जाए कि जो दोनों मुल्कों के कंट्रोल में ना हो, तो आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उस जो फियर है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है ये रिपोर्ट। देखिए, भारत तो चाहेगा कि इस किस्म की जो कमेंट्री है वो इनकी रिपोर्ट्स में आए, तो उससे एलिमेंट ऑफ जो है इंस्टेबिलिटी है वो आता है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। तो इंडिया के लिए भी आता है, तो इंडिया के लिए भी आता है, दैट्स ट्रू। वो उनके जो वॉइसेस हैं जब ये जंग हो रही थी और सारा था, वहां पर समझदार लोगों ने वो तो ये कह रहे थे कि यार हमें क्या जरूरत है, दुनिया की हम चौथी बड़ी मईशत बन गए हैं और पाकिस्तान से अननेसेसरीली ये जंग लड़के अपनी जो प्रोग्रेस है उसको हम पीछे धकेल रहे हैं। तो वहां पर भी लेकिन सारे लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी का माइंडसेट है वो सबको पता है, बट जहां पे इन्होंने ये सारे पॉजिटिव जो एलिमेंट्स उनको एक्नॉलेज किया है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया। 3-4 बड़े पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल जिसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है। एक, उन्होंने एक्सचेंज रेट के हवाले से कॉमेंट किया कि जो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उनका जो माजी में जो डिवैल्यूशन होती रही है पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इजाफा नहीं हुआ। अभी भी आपको पता है कि एक्सचेंज रेट के ऊपर एक दबाव आया, मिलिट्री इंटरवेंशन हुई इसी हफ्ते, और उसके बाद जो रुपया नीचे जा रहा था वो जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन थे जुमे और जुमेरात को, उसमें उसने रुपये ने अप्रिशिएट किया है। तो इसका मतलब ये जो इस किस्म की जो मैनेजमेंट है अगर ये ना की गई तो फिर ये जो एलिमेंट्स हैं वो अपना जो एक रोल प्ले करते हैं। जो दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कामरान उनकी इसी रिपोर्ट के अंदर, जो GDP ग्रोथ है विच इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा अहम होता है, उसमें अगेन कोई बहुत मेजर कोई इंक्रीज ग्रोथ में ये नहीं देख रहे। GDP ग्रोथ को 3.6% पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट का टारगेट से ज्यादा है कहीं। इस साल की जो ग्रोथ रेट थी जो पिछला साल खत्म हुआ 2.7। मैं 2 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के ऊपर। ये पाकिस्तान का हमेशा कंसर्न रहा, इसी वजह से आपको पता है कि हमने SIFC भी बनाई ताकि इन्वेस्टमेंट के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। लेकिन जो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उसके हवाले से भी आप कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का सिविल स्ट्रक्चर है अब वो ही एक सबसे बड़ी रुकावट बन गया है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने अपनी जो फोरकास्ट दी है S&Ps ने, उसने इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो में फर्दर डिक्लाइन दिखाया है मार्जिनली, 13.8 से 13.6% के ऊपर डिक्लाइन दिखाया है। और जो सेविंग्स भी हैं, सेविंग्स का नंबर भी इन्होंने 14.2 से 13% डिक्लाइन के ऊपर दिखाया हुआ है। सेविंग में कमी की एक बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि पिछले साल करंट अकाउंट का सरप्लस था तो हमारी सेविंग का नंबर बेहतर हुआ था। अब इस दफा ये जो माली साल है इसमें गवर्नमेंट भी टारगेट कर रही है डेफिसिट को, IMF की भी ये प्रोजेक्शन, और S&Ps ने भी कहा है कि 0.6% के ऊपर पाकिस्तान
करंट अकाउंट का खसारा होगा। तो जब आपका करंट अकाउंट का खसारा होता है तो सेविंग्स जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ती। एक्सपोर्ट की सूरत हाल भी कामरान कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है। जो रियल इसमें जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी की जो रेशो है नाज़रीन, वो 9.9% जो इस पिछला साल था उससे ये कम करके दिखा रहे हैं 9.5%। अगर ओवरऑल इसको समराइज किया जाए एसएनपीज की जो एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एक जो रेटिंग है वो उन्होंने अनचेंज नहीं उसको छोड़ा, उसको इंप्रूव किया है कुछ 2.5 साल के बाद। पहली डेवलपमेंट। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं उसको इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इन्होंने इस्लाहात की हैं और इस्लाहात करने के बावजूद जो कुछ मुश्किल फैसले भी किए गए वहां पे सोशल अनरेस्ट उस तरीके से पाकिस्तान में नहीं हुआ। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको भी हाईलाइट किया। अगर हुकूमत की ये जो अगर IMF का जो प्रोग्राम है इसके ऊपर अमल दरामद जारी रहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है पाकिस्तान के अंदर और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल रहती है, तो आइंदा जो रिव्यूज होंगे उसमें पाकिस्तान का जो रेटिंग अपग्रेड है वो फर्दर भी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्यों जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है पाकिस्तान में नहीं हो रही और उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के, लोगों की वेलबींग के। इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में ये बात मशहूर है कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनको ये जो टैग है जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे वहाँ से मिला, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि जहाँ बाकी वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनसे काम लेने में नाकाम रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं या जब पंजाब के वज़ीर आला भी थे तो वो उसी ब्यूरोक्रेसी से बड़ा अच्छा काम ले लेते थे और ब्यूरोक्रेसी जो है ये जो सरकारी अफसरान है उनसे बड़े डरते भी थे। लेकिन शहबाज इंटरेस्टिंगली ये वही शहबाज शरीफ हैं जो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जानते थे। अब जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी से खुश नहीं है और वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो क्या वजह है इसकी? कामरान, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब में ब्यूरोक्रेसी थी आज भी वही ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम करी, वही लोग हैं। डॉक्टर तोकीर शाह हैं, आहत खान चीमा हैं, इमदादुल्लाह बोसाल हैं, राशिद लंगड़ियाल हैं और बाकी जो उनके सेक्रेटरीज हैं जो उनके करीब हैं, ये पंजाब से ही यहाँ पे आए हुए हैं। और इनको इनके जो दूसरा ग्रुप है जो इनसे थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, इनको लाहौरी ग्रुप कहता है ब्यूरोक्रेसी को। ये बड़े ब्लू आइड किस्म के ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं और ये ब्यूरोक्रेट इतने प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं। कहा जाता है, अब आपको पता नहीं कितनी इसमें सदाकत है, कि जो मिनिस्टर्स हैं वो भी जेलस होते हैं कि इनकी जो कुर्बत है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कुछ वफाकी वज़रा से भी ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि यही लोग हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं। अगर अब जैसे आजकल एक डिस्कशन हो रही है, एक कमेटी बनी हुई है कि पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो वर्ल्ड बैंक में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन होगा, तो जो नॉमिनीज थी DMG से इन्होंने भेजना है, लार्जली भेजना चाह रही है गवर्नमेंट ग्रेड 22 के ऑफिसर्स को, तो यही 3, 4, 5 लोग होते हैं। तो फिर अगला सवाल ये खड़ा हो गया वहां पे जब मीटिंग हुई कि अगर इनमें से 2 लोगों को भेज दिया गया तो पीछे जो वजारतें हैं वो कौन चलाएगा। तो जो एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं सिस्टम के अंदर अच्छे ब्यूरोक्रेट्स क्यों पैदा नहीं हो रही, एक तो ये कंसर्न था। दूसरा ये कि जो फाइल है वो मूव नहीं करती। इन्होंने फीता भी ख़त्म करने की कोशिश की, ये ई-फाइल की तरफ चले गए, इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारी चीज़ें अब हो रही हैं, फिर भी फैसले नहीं हो रहे, जो डिलेज हैं, फाइलें घुमाई जाती हैं। फिर जो काइंड ऑफ क्वालिटी जो ब्यूरोक्रेट्स की आ रही है बाय एंड लार्ज वो इतनी अच्छी नहीं आ रही। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं भी पाकिस्तान के, बट ज़्यादातर कहा जाता है कि इतने अच्छे नहीं है। इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में 2 फैसले हुए थे। एक फैसला तो ये हुआ था कि जो कुछ फेडरल सेक्रेटरीज हैं, जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें पावर है, पेट्रोलियम है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, इंडस्ट्री है, फूड है, इनके सेक्रेटरीज ही प्राइवेट सेक्टर से ले आए जाएं। तो फिर इस सवाल ये वहां पे खड़ा हो गया कि ये तो वो सेक्रेटरीज हैं सारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने बहुत करीब हैं, तो ये भी अगर काम नहीं कर रहे तो फिर कौन काम कर रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सा पुश बैक आया। एक और कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी कुछ अरसा पहले, एहसन इकबाल जो है प्लानिंग मिनिस्टर, उनकी सरबराही में उस कमेटी के जिम्मे ये काम लगाया गया कि इस्लाहात जो बुनियादी इस्लाहात है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर कामरान उसको प्रपोज करने का कहा गया। एहसन इकबाल ने अपनी जो उसकी फाइनल रिकमेंडेशंस थी वो लेके गए इसी हफ्ते प्राइम मिनिस्टर के पास। वो बड़ी वहाँ पे लंबी डिस्कशन हुई उसके ऊपर, चूंकि बड़ी मीटिंग थी, उसमें जो जितनी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे फेडरल गवर्नमेंट के और इवन के मैंने गालिबन चीफ सेक्रेटरी सिंध भी उसमें मौजूद थे, उनके सामने डिस्कशन हुई। तो कुछ जो उनकी तजावीज़ थी उस पर इतफाक नहीं किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने एक और कमेटी एहसन इकबाल साहब ही की सरबराही में बना दी कि वो कमेटी जो है वो फाइन ट्यून करेगी। इसमें जो 3-4 जो बड़े प्रपोजल है, एक तो ये है कि
एक नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस बनाई जाए। अभी तो आपको पता है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही सब कुछ है, उन्हें का कंट्रोल है पाकिस्तान के जो सिविल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो जो NEC है, NES में ग्रेड 20 ऑनवर्ड्स एंट्री होगी, ये एक प्रपोजल था, बट इस पर एक पुश बैक आया मीटिंग के अंदर, क्योंकि इसमें जो नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस है उसमें जो प्रोविंशियल सर्विसेज है उनको शामिल नहीं किया गया। सूबों के अंदर आपको पता कि ज़्यादातर पैसा भी वहीं पे है और ज़्यादातर इख्तियारात भी अब सूबों के पास हैं, तो ये एक उसके अंदर इशू था। फिर एक इनका प्रपोजल ये था जिसके ऊपर पुश बैक आया कि एक स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल जो SPPS जो है, इसके ऊपर लोगों को सर्विस में इंडक्ट किया जाए 5-5 साल के लिए। तो वहाँ पे इसके ऊपर डिबेट ये थी कि प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर ये स्पेशल पे स्केल के ऊपर लोग हैं, इवन कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर स्पेशल पे स्केल के ऊपर लोग हैं, तो काम नहीं हो रहा, उस तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा, तो क्या वजह है। तो फिर ये कुछ और चीज़ें इसी किस्म की इनके सामने जब रखी गई, तो एक और जो मीटिंग बनी है सैयद इकबाल साहब की सरबराही में, उसके अंदर ये चीज़ें अब दोबारा डिस्कस होंगी। एक जो प्रपोजल जिसकी में ऊपर मेजॉरिटी का व्यू लग रहा था कि वो बन रहा है कि अभी आपको पता है कि मुख्तलिफ जो आपके सिविल सर्विस के ग्रुप्स हैं और वो आप इम्तहान देते हो और इम्तहान में आपकी जो मार्किंग होती है, ग्रेडिंग होती है, उसके मुताबिक आपको DMG में भेजा जा सकता है जिसको आजकल पास कहा जाता है, आपको कस्टम्स में भेजा जा सकता है, पुलिस में, फॉरेन सर्विस है, देन इनलैंड रेवेन्यू है, रेलवेज है, मुख्तलिफ सर्विस इंफॉर्मेशन ग्रुप है। एक तजवीज़ ये है कि बजाय इतने जर्नलिस्ट किस्म के ग्रुप्स रखे जाए, 3 मेजर ग्रुप्स बना दिए जाएँ। एक हो जिसमें आपकी ये पाकिस्तान पुलिस और इस किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो चले जाएँ, दूसरा ग्रुप वो हो जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर के जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं वो हो, और तीसरा इंफॉर्मेशन ग्रुप हो। तो ये जनरल रिकमेंडेशंस हैं, कितनी एक्सेप्ट होती हैं, कितना नहीं होती, कितना पुश बैक आएगा, ये देखने वाली बात है। अभी तक पुश बैक काफ़ी आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं प्लानिंग मिनिस्टर, और पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए, बट अभी तक हो नहीं पा रहा। और मेरे ख्याल में ये पहली हुकूमत नहीं है जो कोशिश कर रही है ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स लाने की। हमारे यहाँ जो मुंतखब हुकूमतें हैं, इवन के जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, मुशर्रफ के दौर पर भी बहुत से इस तरह के कमीशंस बने, बहुत सी रिपोर्ट सामने आई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं ब्यूरोक्रेसी का। तो लेट्स सी कि ये जो गवर्नमेंट है वो काम कर जाए जो बाकी हुकूमतें कर नहीं पाई। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो गजा की अफसोसनाक सूरत हाल है उसके हवाले से। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप इमेजेस या वीडियोस देख रहे हो इस वक्त जो गज़ा से सामने आ रहे हैं, एक तरफ जो इजराइल है जिस तरीके से वो कितने अरसे से वहाँ पर कत्लेआम कर रहा है, ऊपर से वो मिसाइल बरसा रहा है निहत्ते इनोसेंट लोगों के ऊपर, और दूसरी तरफ उसने गज़ा को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर रखा है, जहाँ पर जो खाने पीने की अशिया हैं, ज़रूरी अद्वियात हैं, वो नहीं जा पा रही। नतीजा क्या निकल रहा है वहाँ पर कि एक तरफ जो इजरायली मिसाइलों की वजह से लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अब भूख और अफलास की वजह से वहाँ पर जो कीमती जानें, बच्चे, उनकी अमवात हो रही हैं। इस वक्त जो गज़ा की आबादी का तकरीबन 1/3 है, एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से उनके पास खाने के लिए कोई खुराक नहीं है, और इस वक्त ये जो इंसानी अलमिया है इस हद तक जन्म ले रहा है कि इजराइल के जो अपने इत्तेहादी हैं वो भले मुनाफकती सही, लेकिन अब उसको भी उन्हें कंडेम करना पड़ रहा है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि इंसानियत लगता है कि मर गई है, और जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं वो बिल्कुल दफन हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके की कैटास्ट्रफी वहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, आप वो इमेजेस, वो तस्वीर को देख नहीं सकते। और अगर आप उन तस्वीर को देखें कि आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने आपको किन नेमतों से नवाजा है कि अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है तो वो भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये आप गज़ा के लोगों से पूछें। कामरान, ये इंसानियत का बहुत बड़ा अलमिया है, मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक बात करना भी अब लगता है फजूल है कि जो मुसलमान ममालिक की एक बनी हुई तंजीम वो भी कुछ नहीं कर सकी। इवन कि UN की तरफ से भी स्टेटमेंट्स ही आ रही हैं, इफेक्टिवली कुछ हो नहीं रहा। अगर यूनाइटेड नेशन चाहे तो फ्लैश अपील कर सकती है, एड के लिए फ्लैश अपील करके सामान लेके भेज सकती है। एड का इशू नहीं है, एड वो जाना ही नहीं देते। तो अंडर सुपरविजन ऑफ अगर UN फोर्सेस जाए, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक हमें भी पता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका उसको शूट डाउन कर देगा, बट अगर 2/3 ऑफ द मेंबर कंट्रीज अगर कोई रेजोल्यूशन पास करवाएं UN जनरल असेंबली से तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बयानात की हद तक आपने कहा कि 1/3 जो आबादी है उसके पास खाने के लिए नहीं, उससे ये तो एक चीज, उसके साथ जो दूसरी बुरी चीज ये है कि
आपको पता है कि बहुत ही एक नैरो स्ट्रिप है ये जो गजा स्ट्रिप है, पहले ही बड़ी पॉपुलेटेड ये स्ट्रिप थी, अब उसकी जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर गई है उसके 5वें हिस्से तक, और बाकी जो है वो उन्होंने तबाह कर दिया बम्बार्डमेंट करके। तो इतना कुछ इंसानियत के साथ हो रहा है। ये सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों की बात नहीं है, ये सब इंसान है। इनको उनके जो मजहब है वो अपनी जगह पे एक इंसान के साथ, मुसलमानों के साथ, बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ ये हो रहा है। अफसोसनाक पहलू ये है कि कर कौन रहा है, वो इजराइल जो कहता है कि हिटलर ने हमारे साथ ये किया था, जिसके साथ खुद अपने इतने जुल्म हुए हों, और वो फिर जो इस तरीके से जुल्म कर रहा है, और नतीजा उसका क्या निकला है कि इजराइल के जो अपने इत्तेहादी हैं, मसलन जो फ्रांस है, उसके प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि सितंबर में वो बाकायदा तौर पर इजराइल को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करेंगे। फिर इसी तरीके से फ्रांस, जर्मनी और यूके, इन तीनों मुल्कों की तरफ से एक मुश्तरका स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें इन्होंने जोर दिया है इजराइल के ऊपर कि फौरी तौर पर वो ब्लॉकेड ख़त्म करें। लेकिन उनके इन बयानात को लोग मुनाफकत से कर रहे हैं, उसको इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि यही कह रहे हैं कि ये वही मुल्क हैं जो हर तरह की सपोर्ट इजराइल को आज भी फराहम कर रहे हैं। और अब जब इंसानी अलमिया इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी जो थोड़ी सी भी जिसमें एक आप कह सकते हैं कि शर्म है, इर्रिस्पेक्टिव को किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, उसका किस मजहब से, किस तबके से ताल्लुक है, वो उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। अगर वाकई ये ममालिक रोकना चाहें तो इनके पास बहुत से और मीन्स और टूल्स हैं कि ये इस तरह से कर सकते हैं इनको। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अगेन वही बात एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि दुनिया अगर करना चाहे तो कर सकती है। अभी तक आप देखें ना जो हालात हैं, तकरीबन 60,000 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 1,40,000 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, मेजॉरिटी में बच्चे और ख़वातीन हैं। और ये इतने जो नंबर्स हैं इतने बुरे हैं। और जो पीस की सारी बात हो रही थी, पीस एग्रीमेंट की बात हो रही थी, मेरा ख्याल उसमें भी एक डेडलॉक आ गया है और जो अमेरिकन टीम्स है वो वहाँ से वापस जा हो चुकी है, नेगोशिएशन जो है वो ब्रेक हो चुकी हैं। तो सूरत हाल इंतहाई संजीदा है और जो दुनिया का रिस्पॉन्स है वो इंतहाई गैर संजीदा है। बिल्कुल। और सबसे जो अफसोसनाक पहलू है, हम भी बैठकर यहाँ पर सिर्फ बात कर सकते हैं, इन रियलिटी इसको हमें तस्लीम करना चाहिए कि प्रैक्टिकली जितना भी आप बात कर लें, अफसोस का इजहार कर लें, उससे बढ़कर कुछ और कर नहीं सकते। और ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।